हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। कल हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी सोशल चेंज। सोशल चेंज को डिफाइन भी कर दिया था, उसके बाद सोशल चेंज का नेचर क्या होता है वो भी हम कर चुके थे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटीज। कि आज सोसाइटी का जो एस्पेक्ट है काफी हद तक चेंज हो चुका है, तो उसके बेसिस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं या निकालते हैं सोशल चेंजेस को लेके आज की सोसाइटी में। तो डब्ल्यू ई मूरे ने क्या कहा है कि रिसेंट जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटीज है, उस मॉडर्न सोसाइटी में सोसाइटी के कंपैरिजन जो मॉडर्निटी है वो बहुत ज्यादा हावी है। जो मैटरलिस्टिक वर्ड है, कि मैटरलिस्टिक वर्ड यूज किया है सोसाइटी के लिए मूरे ने एक वर्ड, कि मैटरलिस्टिक वर्ड का मतलब है जहां सोसाइटी के नियम कायदे कानून सारे के सारे मैटरलिस्टिक चीजों पे बेस्ड हैं, भौतिक चीजों पर निर्भर है सारे कायदे कानून। तो उन्हीं एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न सोसाइटीज में सोशल चेंज क्या क्या शो करता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोशल चेंज है वो किसी अपवाद का एक अनिवार्य नियम है। अपवाद मीन्स जो भी हमारे पास ऑप्शनल जो चीज है उसका कंपलसरी रूल है, कि ये नहीं है कि कोई सोशल स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगी। सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मेटरलिस्टिक वर्ड जो यूज किया गया है उस मेटरलिस्टिक वर्ड में जो चेंजेस हैं वो बड़े फास्टली होते हैं, और उन्हीं फास्टली चेंजेस की वजह से ये कहा गया है कि सोशल चेंज कोई ऑप्शनल मस्ट बी चेंज नहीं है, कि कोई ऑप्शनल चेंज की कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते। ये एक कंपलसरी चेंज है जो सबको प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि पूर्वापेक्षा वर्तमान युग में सामाजिक परिवर्तनों का अनुपात कहीं अधिक है। कि पहले जो सोसाइटी थी या जो जिसमें जी रहे थे, आज की सोसाइटी में, आज मेटरलिस्टिक सोसाइटी में चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, ज्यादा रैपिडली चेंजेस आते हैं, ज्यादा स्पीडली चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है, जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में वो सारे के सारे चेंजेस किसी भी, चाहे किसी का ओपिनियन हो, किसी का विचार हो, चाहे किसी संस्था ने, इंस्टीट्यूशन ने उस चेंज की शुरुआत की है, लेकिन वो सारे के सारे चेंजेस इतने फास्ट होते हैं, इतने रैपिड होते हैं कि मैटरलिस्टिक जो चीजें हैं उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं फेज में हम इन चेंजेस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर भी सोशल चेंजेस में अपने आप एक स्वाभाविक की नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा है अपने आप उस गति के अनुसार उन विचारों को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तनों का हम अनुमान ही लगा सकते हैं, कि ये नहीं है कि आज जिस मेटरलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं उसमें जो सोशल चेंज या सोसाइटी चेंज का जो एस्पेक्ट आता है उसको हम कंप्लीटली जज कर सकते हैं पहले से ही, या प्रेडिकेट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। सोशल चेंजेस की भविष्यवाणी सोशल चेंजेस की भविष्यवाणी अब भी नहीं की जा सकती है, उनको सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, कि एस्टिमेट वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए। फिर आता है कि सोशल चेंज ये नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटी में सोशल चेंज गुणात्मक से मात्रात्मक हो गया है, नहीं, अब भी वो क्वालिटेटिव फॉर्म में ही होता है, गुणात्मक परिवर्तन ही होता है सोसाइटी में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में वो नहीं आता, मात्रा में नहीं होते वो चेंजेस। क्योंकि मात्रा, हम ये माने कि मेटरलिस्टिक चीजों को तो मेजर किया जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, तो सोशल चेंज को भी मापा तोला जा सकता है, नहीं। सोशल चेंज सोसाइटी के ऊपर प्रभाव, चाहे वो अच्छे प्रभाव है चाहे बुरे प्रभाव है, उनको लेकर संबंधित होता है, और उन प्रभावों को हम सिर्फ उनके गुण दोष के आधार पर जज कर सकते हैं, उनको माप तोल नहीं सकते।
फिर आता है कि जो सोशल चेंज है वो मनमाने और असंगठित ढंग से नहीं किए जाते हैं कभी। सोशल चेंज अगर पॉजिटिव वे में, कि सोसाइटी में अगर हमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, या सोसाइटी की कुछ बुराइयों को या समाज को विकसित स्वरूप प्रदान करना है, तो वो विकसित स्वरूप समाज के एक प्री प्लान तरीके से जो चेंजेस, या प्री प्लान तरीके से जो पहले से ही स्ट्रक्चर डिफाइन करके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए वो चेंजेस की दिशा में काम किया जाता है, तो वो सोशल चेंज कभी भी ये नहीं है कि अपने आप अपनी मर्जी से जिसका मन चाहे, नहीं, एक प्री प्लान तरीके से सुनियोजित ढंग से एक संरचना बनाई जाती है, उसी के तहत काम करके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जैसे एजुकेशन को लेकर है, पहले सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस नहीं था, फिर जैसे जैसे समाज का परिवर्तित परिदृश्य हमें देखने को मिला, ये महसूस हुआ कि लड़कियों को भी शिक्षित करना अनिवार्य है। तो धीरे धीरे क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले तो स्कूलों से शुरुआत हुई, फिर कॉलेजेस में, फिर सरकार ने भी उस दिशा में सकारात्मक योगदान दिया कि उनके लिए फीस माफ की, या फिर फीस कम होती थी, गर्ल्स को फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाने लगी, उन्हें दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। वो सारी इसीलिए कि समाज में जो गर्ल्स एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है उसको परिवर्तित किया जा सके। तो ये परिवर्तन हम इसको माप तौल से नहीं मेजर कर सकते, और ये परिवर्तन ये नहीं है कि मनमाने ढंग से या अपने आप ही, कि धीरे धीरे हुआ है, और एक उद्देश्य था कि लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा प्रदान की जाए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज में गुणात्मक, की जो लोग इस चीज का विरोध करते थे ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो उनकी सोच को धीरे धीरे चेंज किया। तो ये है मॉडर्न सोसाइटी की सोशल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम करेंगे मेजर, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है सोशल चेंज को लेकर, डिफाइन सोशल चेंज एंड डिफाइन इट्स फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। कि जिस सोशल चेंज की हम अब तक बात करते आ रहे हैं, उस सोशल चेंज को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, समाज के कौन कौन से कारक हैं, कि मनुष्य एक समाज में रहता है, उस समाज में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं, या वो फैक्टर सोशल चेंज लाने के लिए जिम्मेदार है। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर। नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर पे ह्यूमन बीइंग का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। कि प्राकृतिक जो चीजें, जैसे भूकंप आ गया, तो जिस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आता है वहां के लोगों का रहन सहन और वहां की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर उसी अनुसार होता है। जैसे बिहार में बाढ़ आती है, तो वहां ज्यादातर कोसी नदी के आसपास का जो एरिया है ना, वहां कच्चे ही घर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर साल यहाँ बाढ़ आती है, अगर हम यहाँ मनी इन्वेस्ट करके अच्छे घर बनाएंगे वो बह जाएंगे, तो वो लोग उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसी तरह से जैसे उत्तराखंड का कुछ एरिया है, वहां विंटर्स में कुछ गांवों में विंटर्स के दौरान वो नीचे आ जाते हैं, और समर्स में फिर वो ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो उसी अकोमोडिटी के अकॉर्डिंग वो अपना रहन सहन या घर बनाते हैं, कि वो अपने घर में अपनी जरूरत की चीजें, या उनका रहन सहन भी इतना ही होता है कि जब उन्हें ये जगह छोड़नी पड़े तो उन पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वो इजीली अपनी चीजों को यहाँ से लेके चले जाए। तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लोगों के सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से ही तो उनका रहन सहन हुआ, वो खाना पीना उनका उसी चीज पर निर्भर करता है, रहना उनका उसी। और इससे सबसे बड़ी चीज उनकी क्या अफेक्ट करते हैं, कि वो बार बार बेघर होते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन भी अफेक्ट होती है। तो क्या है, वहां सोशल चेंज कम देखने को मिलता है ऐसे एरियाज में, क्योंकि वहां बच्चों की एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली नहीं चल पाती, या फिर जहां भूकंप आता है वो बार बार बेघर होते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ज्यादा इस चीज की चिंता होती है कि दोबारा से वो अपना घर कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ से वो कमाएंगे, रोटी का प्रबंध करेंगे। तो ये ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है, या प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, या ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे माइग्रेशन होता है ना। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, जब सर्दी की ऋतु में या फिर गर्मी की ऋतु में, जैसे राजस्थान से गर्मी की ऋतु में वहां पानी की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे पशु आ जाते हैं ना, हरियाणा में इस पोर्शन में लेके पशुओं को वो आ जाते हैं, तो वो माइग्रेशन ही है एक तरीके से उनका। इसी तरह बहुत दूसरे देशों से शरणार्थी जो आते हैं,
कि अपना जीवन यापन करने के लिए जब दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो वहां रहने लगते हैं, अपना नया घर बसाते हैं, वहां की सभ्यता संस्कृति सीखने की कोशिश करते हैं, वहां के रीति रिवाज सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के अनुसार चलते हैं, ये सोचकर कि उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। तो उनका सोशल चेंज कंप्लीटली हो गया कि जहां उनका बर्थ हुआ था, जिस समाज में वो बड़े हुए हैं, उन्हें अपनी आजीविका के लिए किसी दूसरे समाज, रीति रिवाज, सभ्यता को अपनाना पड़ रहा है, तो सोशल चेंज अपने आप होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल चेंज में इकोनॉमिक फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट माना था कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवादी अवधारणा पूरी की पूरी इस चीज पे टिकी है कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं, और इस सामाजिक परिवर्तन में भी बीस्टेड ने कहा है आर्थिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और मार्क्स ने इस अवधारणा का एग्जाम्पल दिया था वर्ग संघर्ष, कि वर्ग संघर्ष में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति के पास पैसा होता है तो उसका सामाजिक जीवन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसका घर भी अच्छा होगा, पहनावा भी अच्छा होगा, वो अच्छी जगहों पर रहेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन श्रमिक वर्ग के पास पैसा नहीं है, उनका आर्थिक शोषण होता है, तो उनके पास जो फैसिलिटीज है वो उसी के अनुसार गुजारा करें। तो दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है, और इसीलिए माना जाता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जो आर्थिक कारक है, वो सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जिसकी, अब कोरोना का ही एग्जाम्पल लो कि गवर्नमेंट जॉब में है, जो जैसे टीचर्स का हम एग्जांपल ले कि हम घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, हमें खतरा नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम घर बैठ के ही पढ़ा रहे हैं और हमें सैलरी भी मिल रही है। लेकिन कुछ हम जैसे फेरी वालों को ले ले जो सब्जी बेच रहे हैं या ये नहीं, ये क्या है, इन्हें जब लॉकडाउन होगा तो इन्हें सबसे, ये नहीं चाहेंगे लॉकडाउन, क्योंकि इन बेचारों को तो सब्जी बेचने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत है ना। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इनके बच्चे क्या खाना खाएंगे। तो वही चीज की इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है सोशल चेंज में। सोसाइटी का स्वरूप कैसा है, वो सारा का सारा आर्थिक कारक पर टिका होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है। जैसे अगर किसी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसकी मानसिकता का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवार में भी तनाव रहता है। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उनमें, उनके बच्चों में अपने आप सर्वे के अकॉर्डिंग देखने को मिला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो बच्चे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचते। तो मनोवैज्ञानिक कारक की मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, वो भी समाज के संगठन में या समाज की संरचना में सबसे बड़ा योगदान अदा करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य रेवोल्यूशनरी नेचर के होते हैं ना, कि वो समाज जो भी कायदे कानून बनाए, कुछ भी, जैसे किसी घर में अगर ये रूल है कि नहीं 10 बजे के बाद रात को घर से बाहर नहीं रहना, अगर घर का एक मेंबर रेवोल्यूशनरी स्वभाव का है, उसकी साइकोलॉजी रेवोल्यूशनरी है, वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, हर बार इस चीज के लिए झगड़ा ही। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे, कि हमें अपने माता पिता से हेरिडिटली क्या मिला है। उस हेरिडिटी में हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी कैपेबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, हमारी या फिर और सारी हैबिट्स, सारी की सारी जो हेरिडिटली हमें मिली है, बहुत सारी चीजें हेरिडिटली हमें मिलती हैं। और उस हेरिडिटली का एग्जांपल, जैसे डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, डार्विन ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में जैवीय कारक महत्वपूर्ण इसलिए है कि डार्विन ने एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया था कि साउथ अफ्रीका का एक रीजन उसने लिया था, एक क्षेत्र लिया था, वहां उसने सर्वे करके देखा था कि इस रीजन में पुरुषों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो पुरुष कमाने वाले थे उन घरों में, तो उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, तो उन घरों की स्थिति बहुत ही लाचार थी। क्योंकि जिस घर में अगर पुरुष कमाने वाला है, अगर उसकी डेथ हो जाए, वो उस घर की स्थिति अपने आप लाचार हो जाती है। पहले वो इतना अच्छा काम कर रहा था, सब कुछ वेल सेटल्ड था, उसके वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है, बच्चों की एजुकेशन लैप्स हो जाती है, घर की सुख सुविधाएं लैप्स हो जाती है।
नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन, कि किसी भी समाज की जनसंख्या की संरचना क्या है। संरचना मीन्स वहां किस जेंडर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, किस जेंडर की पॉपुलेशन ज्यादा है। लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को, लड़के ज्यादा है, लड़की ज्यादा है, या फिर उसका आकार छोटा है, बड़ा है, जन्म या मृत्यु दर कितनी है वहां उस समाज में, या फिर जनसंख्या देशांतरगमन की पॉपुलेशन दूसरे देश में तो नहीं चली जाती है कि यहाँ से पढ़ लिख के जैसे दूसरे देशों में चले जाते हैं ना कमाने के लिए, या फिर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है। तो जनसंख्या का अधिक होना भी और जनसंख्या का कम होना भी दोनों के दोनों समाज को प्रभावित करते हैं, सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सामाजिक ढांचे के अंतर्गत राष्ट्र जो नियम कायदे कानून बनाता है वो सारे के सारे उनको प्रभावित करते हैं। जैसे जनसंख्या ज्यादा होगी तो उस समाज में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा मिलेगी, कि उस राष्ट्र का जो सामाजिक ढांचा है उसमें ये समस्याएं मिलेंगी। और अगर जनसंख्या कम है तो उस राष्ट्र के सामाजिक ढांचे में मैन पावर की कमी मिलेगी, मानव संसाधन की कमी मिलेगी, कि अगर उस राष्ट्र को किसी प्रकार के युद्ध या दूसरे संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है तो उसे मानव संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी सिचुएशन में उसकी कमी खलेगी। फिर आता है टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि रिसेंट मॉडर्न सोसाइटी में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जो आविष्कार हुए हैं, उन आविष्कारों के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजीज आई हैं। जैसे अब क्या है, पहले गाड़ी थी, पहले गाड़ी नहीं छोड़ो, हम फोन का एग्जांपल लेते हैं। पहले लैंडलाइन फोन्स होते थे, उसके बाद पहली बार जब मोबाइल आया था तो बहुत बड़ा होता था, फिर उसमें इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई करके स्मार्टफोन आ गया, आईफोन आ गया, और अब तो इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि फोन से ही सारे काम हो जाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी फैक्टर है जो समाज को प्रभावित कर रहा है। पहले लोग, समाज का अगर हम इजी एग्जांपल लें, सब शाम को पार्क में बैठ के, कि हमारी जैसे ग्रैंड मदर्स कहती हैं कि हम आराम से पार्क में बैठ के भजन कीर्तन करते थे। आजकल क्या होता है, पार्क में अगर बैठे भी हैं तो सबके अपने फोन पे ही लगे हुए हैं सब। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी फैक्टर ने समाज को प्रभावित किया है, कि एक टेक्नोलॉजी जो फोन है वो समाज पे इतनी हावी हो गई है कि किसी को किसी की जरूरत ही नहीं महसूस होती। हम घर में अकेले भी रह सकते हैं, फोन होना चाहिए हमारे पास कि सारी चीजें अवेलेबल है हमारे लिए, खाना सब कुछ घर बैठे ही हम ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आ सकता है, कि सब कुछ किसी को जो भी रेलिवेंट काम करना है वो पॉसिबल है उस एक टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई है, जो ज्यादातर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है, औद्योगिकरण जितना ज्यादा बढ़ता है, समाज में संघर्ष और कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और इसीलिए माना जाता है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो सामाजिक ढांचे को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे अब बच्चों के पास फोन होता है, हर किसी के पास अवेलेबल है, तो वो क्या है कि क्लास कर रहे हैं, उसके बाद गेम खेल रहे हैं या नहीं। छोटे बच्चों को भी इवन पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, उनको फोन की जरूरत है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है कि हमारे समाज में जो परिवार का ढांचा कैसा है, कि परिवार किस आधार पर बनते हैं, हम जिस समाज का अंग है वहां विवाह प्रथा क्या है, वहां क्या नैतिकता सिखाई जाती है, वहां जाति प्रथाएं क्या है, क्या वहां बाल विवाह की प्रथा है, दहेज प्रथा है, या फिर विधवा विवाह जैसी प्रथा है, सती प्रथाएं है। अगर ये प्रथाएं हैं और ये प्रथाएं नहीं है, कि हम ये माने कि प्राचीन काल में भारत सांस्कृतिक रूप से एक लोअर कैटेगरी पे था, उसका क्यों माना जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि यहाँ ये बहुत सारी प्रथाएं थी। तो इन्हीं प्रथाओं के फलस्वरूप भारत का जो सामाजिक ढांचा था, उस सामाजिक ढांचे को यूरोपीय सामाजिक ढांचे से भिन्न या हीन समझा जाता था, और इन प्रथाओं को दूर करने की जरूरत थी। लेकिन इन प्रथाओं को दूर करने के साथ साथ दूसरे सांस्कृतिक कारक जैसे हमारा खान पान भी बदल गया, हमारा पहनावा भी बदल गया है। अब हम सिर्फ
दिवाली या होली सेलिब्रेट नहीं करते, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, कि हमारी धर्म की मान्यता या किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीके भी चेंज हो गए। और इसी सांस्कृतिक कारक में समाज में 3 प्रकार के परिवर्तनों की अवधारणा को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है सांस्कृतिक संघर्ष। सांस्कृतिक संघर्ष क्या होता है? जब जिस समाज में हम निहित हैं, जिस समाज का हम अंग है, उसकी संस्कृति पर दूसरे देश की संस्कृति या दूसरी संस्कृति हावी होने लगती है और हमारी खुद की संस्कृति कमजोर पड़ जाती है, तो उसे सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कि संघर्ष पैदा हो गया है। जैसे संघर्ष होता है ना कि बहुत बार जैसे मुस्लिम्स में फतवा जारी कर दिया जाता है, कि फतवा किस लिए जारी किया जाता है कि मुस्लिम लड़कियां शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनेंगी, शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनेंगी, कि फतवा जारी हो गया। वो सांस्कृतिक संघर्ष है कि वो ये मानते हैं कि उनकी सभ्यता संस्कृति में ऐसे कपड़े पहनने अलाउड नहीं है, दूसरी सभ्यता संस्कृति हावी हो रही है। फिर आता है कल्चरल प्रोपेगेंडा, सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार क्या है? जब एक समाज के तत्व दूसरे समाज में फैल जाते हैं और वहां अपना घर बना लेते हैं। जैसे बहुत सी चीजें हमने अडॉप्ट कर ली हैं, वेस्टर्न फूड अडॉप्ट कर लिया है, वेस्टर्न क्लॉथ्स अडॉप्ट कर लिए हैं, उनके फेस्टिवल्स उन्होंने हमारे कर लिए, हमने उनकी कर लिए। तो सांस्कृतिक प्रसार हो गया है कि विकसित और ज्यादा बढ़ गया, हमने अपने नहीं छोड़े हैं, उनके भी अडॉप्ट कर लिए। थर्ड आता है अडॉप्शन ऑफ अदर कल्चर्स। इसमें भी वही चीज है, जब 2 या 2 से ज्यादा संस्कृतियां मिलकर एक संस्कृति में समाहित हो जाते हैं तो उसे प्रसंस्कृति ग्रहण कहा जाता है, अडॉप्शन ऑफ अदर कल्चर्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है आइडियोलॉजिकल फैक्टर। और आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि समय समय पर समाज के निर्माण में भी बहुत सी विचारधाराओं ने योगदान अदा किया है। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा थी, वो क्या कहती है? आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है। व्यक्तिवादी विचारधारा आई समाज में, तो वो क्या कहती थी? व्यक्तियों को आजादी मिलनी चाहिए, समाज के प्रतिबंध व्यक्ति के विकास के लिए होनी चाहिए। फिर इच्छा स्वतंत्रवादी विचारधारा आई, जो ये बात कहती थी कि समाज होता ही कौन है? कानून नियम बनाने वाला। फिर इसी तरह से आर्थिक विचारधारा मान लें हम, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा आई, जो समाज में फैली हुई कुछ मान्यताओं को कुरीतियों का नाम दिया उन्होंने, बुराइयों का नाम दिया, और ये माना कि समाज की इन बुराइयों को समाप्त करने की जरूरत है, या फिर धर्म के संगठन में संरचना में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो अलग अलग विचारधारा ने अलग अलग तरीके से समाज को प्रभावित किया और समाज को चेंज किया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर, कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर कैसे आया है? कि सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में आता है शासन व्यवस्था, कि इतिहास से लेके, पास्ट से लेके अब रिसेंटली जो शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई है, उसी शासन व्यवस्था के अनुसार समाज भी मॉडिफाइड हो गया है। जैसे जब राजा महाराजा थे तब समाज का ढांचा एक अलग ढंग का था, सब राजा महाराजा के प्रति उत्तरदायी होते थे बगैर किसी एक लिखित कानून के, कि वो मानते थे कि हमारा ये राजा है, हम इसके नियंत्रण में रहे। कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती थी, ना राजा को चुना जाता था, फिर भी वो राजा को अपना प्रतिनिधि मानते थे। फिर जहां जहां निरंकुश शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, वहां चाहे मन से नहीं, दबाव में ही आकर, लेकिन उन्होंने उसे अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया और सत्ता के परिवर्तन को भी स्वीकार किया। जैसे सत्ता का परिवर्तन होता है ना, कि सैनिक शासन है, सैनिक शासन से लोकतंत्र आ गया तो जनता को स्वतंत्रता दे दी, तो जनता को स्वतंत्रता मिली तो उनका सामाजिक ढांचा अपने आप बदल जाता है, कि वो स्वतंत्रताओं का जब उपभोग करने लगते हैं मनुष्य, तो उन्हीं स्वतंत्रताओं या उन्हीं फ्लेक्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपना सामाजिक ढांचा या अपने आसपास का वातावरण बना लेते हैं। लेकिन जब निरंकुश शासक आ जाता है तो सारी पाबंदियां, सारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं, तो वो अपने आसपास के उसी दायरे को सीमित कर लेते हैं। तो जो भी शासन व्यवस्था, जो भी राजनीतिक व्यवस्था आती है, वो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। फिर सैनिक कारक। सैनिक कारक क्या है? जितनी भी सैनिक कार्यवाहियां हुई हैं, क्रांति हुई है या युद्ध हुए हैं,
तो उन्होंने भी व्यक्ति के सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया है। युद्ध में एक तो पॉपुलेशन की जनसंख्या का जो हनन होता है उससे भी सामाजिक ढांचा, अगर किसी के परिवार में फादर ही कमाने वाला था, वो आर्मी में था, उसने वहां पार्टिसिपेट किया, उसकी अगर डेथ हो जाती तो उसके परिवार का तो सारा ही रहने का, खाने पीने पहनने का सारा ही ढंग चेंज हो जाता है, तो सामाजिक परिवर्तन हो गया। इसीलिए बिटस्टीन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में युद्ध, लड़ाइयां, विजय, पराजय, वंशों और महायुद्धों की कहानी है, कि सामाजिक परिवर्तन में ये सारी चीजें अपना रोल प्ले करती है। जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, जैसे अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो रुक गया अब, कि होना भी नहीं चाहिए, उस कॉन्फ्लिक्ट में जितने भी फिलिस्तीनियों के घर पे बॉम्ब या मिसाइल्स अटैक हुआ है, उनका घर खत्म हो गया, वो बेघर हो गए, तो उनके लिए क्या फर्स्ट प्रेफरेंस होगी? अब ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी कि बच्चों को स्कूल भेजो, सबसे फर्स्ट है कि दोबारा से घर कैसे बनाया जाए, रहने का प्रबंध क्या किया जाए, और यहाँ रहने का प्रबंध किया जाए या नहीं, या ये जगह ही चेंज कर दी जाए। तो उनका तो सब वहां रहना प्रेफर नहीं करेंगे, तो सामाजिक ढांचा अपने आप बदलेगा। जब वो दूसरी जगह पे जाके रहेंगे, वहां के समाज, रीति रिवाज, नियमों को अडॉप्ट करेंगे, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तो अपने आप समाज बदल गया, उनका परिवर्तित हो गया पूर्ण रूप से। फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ग्रेट मैन, कि भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं। भारतीय के साथ साथ हम इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पहलू लेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सोशल चेंज में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है या सोशल चेंज किया है। जैसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लें, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन सब ने क्या था, भारतीय समाज का ढांचा बदला ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करवाया, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन्होंने छुआछूत या बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, महिलाओं को शिक्षा देने में, विधवा विवाह करवाने में बड़ा योगदान अदा किया। अब विधवा विवाह से भी समाज का ढांचा बदला, कि जो लड़कियां बहुत कम एज में विधवा हो जाती थी, वो पूरी लाइफ मतलब किसी की डिपेंडेंट बन के एक तरह से दास्ता का जीवन बिताती थी। जब दोबारा से उनका खुद का घर होगा, परिवार होगा, तो वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकती हैं, खुशी से जी सकती हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी का नाम, या फिर इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम या गरीबी हटाओ का जो आंदोलन चलाया था, कि 20 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने 20 ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की थी जो भारत में बेरोजगारी और गरीबी को हटाने में अहम योगदान अदा करेंगे और समाज का ढांचा भी बदलेंगे। कि एक जनसंख्या बहुत ज्यादा थी इंडिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई। हालांकि इंदिरा गांधी का यह गरीबी हटाओ या 20 सूत्री कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी एक महान हस्ती का इस दिशा में योगदान हम मान सकते हैं। जैसे रिसेंटली बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी या आवासीय योजना जो होती है, मनरेगा योजना जो सरकार चलाती है, कि किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में या उसके निर्देशन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं राष्ट्र की शासन व्यवस्था में, कि वो उसके सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करती है, और उस व्यक्ति का सब कि उसका नेतृत्व या उसकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली होती है कि सब उसका अनुसरण करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का सबने अनुसरण किया था, क्योंकि उन्होंने सारी प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन के पहलुओं पर बल दिया था, सिर्फ भाषणबाजी पर ही। पंडित नेहरू का अनुसरण करती थी जनता। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों का अनुसरण जिन्होंने समाज में बदलाव। तो ये सारे थे फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज के जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं, वो सारे। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है